तो सबसे पहले हमारा नाम आता है कि किसका, आइजैक न्यूटन का। तो आइजैक न्यूटन साहब ने जो क्या किया, उन्होंने सबसे पहले लाइट को किस तरह से, लाइट किस तरह से बना हुआ है, लाइट कैसे बना हुआ, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है और किस तरह से वो काम करती हैं, वो सब समझाने के लिए एक थ्योरी डेवलप की, वो कहलाती है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर ध्यान से देखिए। और ये एक अच्छा कंटेंट रखता है, समझ में आएगा, बहुत ईजी पॉइंट है, मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए, हम पहले किसी भी लॉ को जब लिखे या कोई भी थ्योरी हम जब समझते हैं तो हमेशा एक बात याद रख लीजिए कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे देना चाहिए, ताकि उसका एक इम्पैक्ट अच्छा होता है और हमारा आंसर भी अच्छा एक सॉलिड कंटेंट रख के आगे चलता है। देखिए, इन 1676 न्यूटन फॉर्मुलेटेड कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी को कब डेवलप किया? 1676 में डेवलप किया। ही ट्राइड डिस्क्राइब नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। उन्होंने लाइट का नेचर और बिहेवियर दोनों समझाने के लिए इस थ्योरी को डेवलप किया था। बेसिक assumptions ऑफ दिस थ्योरीज आर गिवन बिलो। इसके बेसिक assumptions दिए हुए हैं, हम पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है लाइट इज मेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल ऑफ वेटलेस पार्टिकल्स। लाइट जो है तो एक स्ट्रीम से बना हुआ है और वो ऐसे पार्टिकल जो बहुत छोटे हैं और वेटलेस है। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करना आप भी, कि हम जब इसके आंसर को लिखेंगे तो एज इट इज वर्ड को यूज करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसका वेट ना हो। इवन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का भी वेट डिसाइड हो चुका है और हम उसको पढ़ते आए। तो ये ध्यान दें कि यहाँ पे थ्योरी में, ये उस समय की बात है 1676 में, आज का नहीं है, उस समय तो इस चीज़ को बहुत बड़ी मानी रहेगी। तो उन्होंने ये बताया कि लाइट जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो वेटलेस होते हैं उनसे मिलकर बना है। दोज आर कॉल्ड कॉर्पस्कुल्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस्कुल्स कहते हैं। मतलब मान लीजिए सोर्स है हमारे पास, उस सोर्स से लाइट आ रहा है, तो लाइट का फॉर्म क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो वेटलेस है, उनका नाम क्या रखते हैं? कॉर्पस्कुल्स। यानी लाइट ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द सोर्स इन फॉर्म ऑफ लिटिल पार्टिकल्स, और उन्हीं को आपने क्या कहा? कॉर्पस्कुल्स कहा है। तो कॉर्पस्कुल्स के फॉर्म में लाइट बाहर आ रहा है। पहला पॉइंट ये हमारा। दिस कॉर्पस्कुल्स आर एमिटेड फ्रॉम लाइट सोर्स एंड मूव्स विथ वेरी हाई वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही वो कॉर्पस्कुल्स सोर्स से बाहर निकलते हैं तो वो वहाँ से निकलने के बाद बहुत तेजी से मीडियम में हाई वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। दो पॉइंट हमको समझ में आ रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब कोई सोर्स अपना लाइट जनरेट करता है तो लाइट क्या है? वो छोटे छोटे वेटलेस पार्टिकल्स हैं जिनको कॉर्पस्कुल्स कहा गया है, वो उसमें से निकलने लगते हैं और वही लाइट बनाते हैं, मतलब उनसे ही लाइट मिलकर बना हुआ है वो। सेकंड पॉइंट कहता है कि जैसे वो सोर्स से निकलना शुरू होता है तो लाइट अपना ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है, वो कॉर्पस्कुल्स ट्रेवल करने लगते हैं और बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मीडियम में चलने लगते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हेन दिस पार्टिकल्स स्ट्राइक टू द रेटिना ऑफ आवर आइज वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन। और ये जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे रेटिना से टकराते हैं तभी हमें हर ऑब्जेक्ट का उसका इमेज बनता है, उसका सेंसेशन होता है कि हमने क्या देखा। जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसका सेंसेशन हमें इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स के कारण होता है। फोर्थ वन, देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट कलर्स की बात करते क्या होता है, हमारे दिमाग में स्ट्राइक होती है बात की, मतलब हम इतने सारे कलर देख पाते हैं, कलर बेसिक 7 है, लेकिन ये 7 कलर क्या हुआ, 3000 डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनके हमारी आंखें आइडेंटिफाई कर सकती है। हमारी आंखों में आप जानते हैं कि जो है ऐसे सेल्स होते हैं जिनका शेप कोनिक होता है और वो कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। उन्हीं कारण हम 3000 अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक 7 कलर्स है उन्हीं के कॉम्बिनेशन से कलर फॉर्म होते हैं। तो ये कह रहे हैं इस पॉइंट के अंतर्गत कि कलर का फॉर्मेशन होता है ये छोटे छोटे कॉर्पस्कुल्स के साइज के कारण होता है, क्योंकि छोटे हैं, बहुत छोटे हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साइज में भी वेरिएशन होता है। तो एक साइज के सारे कॉर्पस्कुल्स एक तरफ रखें, दूसरा साइज हो उसको एक तरफ रखें, तीसरा साइज हो उसको एक तरफ रखें, और उन सबको देखें तो उनसे अलग अलग कलर डिसाइड होता है। मतलब कलर जो बन रहा है वो इनके साइज के डिफरेंट के कारण बन रहा है, ये इस पॉइंट में बताया गया है। These different color because of different size of corpuscles. पांचवा जो फिफ्थ पॉइंट है, when these corpuscles reach into another medium perpendicular to the plane, they feels attraction and repulsion force. That's why the velocity of light change into the medium. जब ये मीडियम में ट्रेवल करने लगते हैं, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। When these corpuscles reach in another medium, जब ये corpuscles किसी दूसरे मीडियम में जाते हैं perpendicular to the plane, उस लाइट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दे फील अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स, तो अपने ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स का। दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज इन दिस मीडियम। इन्हीं कारण वो उस अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स के कारण उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं
कि जब मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। ऐसा आइजैक न्यूटन सर ने बताया। तो आपको 5 समझ में आ रहा है कि पहले तो काय से निकलता है, सोर्स से निकलता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होता है, उसका नाम क्या होता है, कार्बन होता है। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि जब वो ट्रेवल करते हैं मीडियम में तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते हैं। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि वो जब ट्रेवल करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में अपने मीडियम में ट्रेवल करते हैं। व्हेन दिस पार्टिकल स्ट्राइक टू द और आइज, रेटिना और आइज, हमारे आंखों के रेटिना से टकराते हैं तो हमें विजुअल सेंसेशन होता है। उसके बाद ये कहा गया कि इनके साइज बहुत छोटे होने के बाद भी अलग अलग होते हैं। इस साइज वेरिएशन के कारण ही हमें क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। फिर दूसरी बात ये कहेगी कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने लगते हैं, जब वो ट्रांसफर होते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उस समय क्या होता है, इनके ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगता है और इसी कारण वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के थे। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हुआ है। पढ़ के लिखने के पॉइंट से समझने की इसमें कोई किसी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने आपको पूरे समझाने की इसमें कोशिश की है। अब देखिए अगला पॉइंट जो हमारा बनता है, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है पॉइंट, लेकिन अब जो अगला पॉइंट बनता है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कि इसमें क्या कमियां रह गई। इतनी थ्योरी जो दी गई थी, बाद में इसमें बहुत सारी गलतियां दिखाई गई, तो क्या गलतियां थी वो देखते हैं, उसमें क्या कमियां रह गई थी वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट ट्रेवल इन मीडियम इज रेक्टिलिनियर फॉर्म। ऑब्वियसली सही है कि अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी कहती है कि पाथ वो क्या होता है, स्ट्रेट पाथ होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करता है लाइट ट्रेवल्स कौन, वो छोटे जो कॉर्पस्कुलर से वो विथ हेल्प ऑफ फिनोमिना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कुड बी एक्सप्लेन। देखिए इस जो फिनोमिना से कि वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है कॉर्पस्कुलर, इस बात पे तो जो दो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको तो हम समझा सके, लेकिन बाकी जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ऐसी चीज़ों को हम समझा नहीं पाए इस थ्योरी के द्वारा। तो इस थ्योरी के द्वारा न्यूटन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं इसमें कमी हो गई, और वही कमियां हम यहाँ देखने वाले। सो बट द थ्योरी हैज सम लिमिटेशन गिवन बिलो, क्योंकि इसकी अपनी एक लिमिटेशन थी और वो लिमिटेशन के कारण ही उसका अनसक्सेस हो गया, और ड्रॉबैक उसमें क्या थे वो बताए गए। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द स्पीड ऑफ लाइट इज डेंसर मीडियम is greater than this rarer medium, but experimental results were contradictory। देखिए ये बात अब समझ लिया थोड़ा सा। इन्होंने क्या बताया था, लाइट जो होता है रेयर मीडियम में, जैसे एयर में या फिर वैक्यूम में चले तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, बनिस्बत वो डेंसर मीडियम जैसे वाटर हुआ, एल्कोहल हुआ, बेंजीन हुआ या ग्लास हुआ, उसमें ट्रेवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें ये बात गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि उल्टा रिजल्ट आया कि डेंसर मीडियम जितने भी होते हैं उनमें लाइट की वेलोसिटी हमेशा कम होती है, और रेयर मीडियम जो होते हैं जैसे एयर और वैक्यूम, उसमें लाइट की वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो यह पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक हमारे पास है कि इस थ्योरी के अनुसार हम ये देखते हैं कि किसी भी सोर्स से छोटे छोटे कॉर्पस्कुलर्स लगातार निकलते रहते हैं, और एक थ्योरी है यार, आप सब जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, कोई भी चीज़ हो, दुनिया भर का कोई सा भी ऑब्जेक्ट एक इमेजिन कीजिए, और उसमें से कुछ उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स या पार्ट्स है, उसके छोटे छोटे कुछ भी आप एटम्स तक कह कि वो निकाल लेते हैं हम, तो धीरे धीरे उसका साइज तो डिक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट सोर्सेज तो एज इट इज रहते हैं, साइज चेंज होता नहीं। सन मून लाखों सालों से, हजारों सालों से यहाँ पे वर्क मतलब अपना लाइट दे रहे हैं, लेकिन उनके साइज में थोड़ा कुछ चेंज हुआ है। या कोई हम बल्ब लाते हैं तो 2 साल चला, 3 साल चला, तो उसके साइज में कोई चेंज नहीं आता, हम देखते हैं कि साइज तो एज इट इज है। तो यहाँ ये थ्योरी का ये पॉइंट भी ड्रॉबैक पैदा करता है। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉर्पस्कुलर्स एमिटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम द लाइट सोर्स, कंटिन्यूसली उसमें से एमिट होते रहते हैं। सो मास ऑफ सोर्स मस्ट बी रिड्यूस, अब इस कारण उसका मास तो क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। और ये एक अच्छा पॉइंट है कि ये थ्योरी कहती है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट उस सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जिससे वो आ रही है। लाइट का जो सोर्स है उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका टेम्परेचर जो भी होगा लाइट की वेलोसिटी एज इट इज रहने वाली है। ये बाद में एक्सपेरिमेंट से प्रूव गया। तो इन्होंने क्या कहा था कि लाइट की जो वेलोसिटी है उस सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी,
कम होगा तो भी चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट उसका एक ड्रॉबैक बन गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, velocity of light depends upon the temperature of source, but practically it has been found that velocity of light not depend upon the temperature of the source. लेकिन बाद में वो पता हो रहा कि टेम्परेचर सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि देखिए मैं हम से बात करें, एक बल्ब से एक लाइट ट्रेवल कर रहा है, यदि हम कैलकुलेटेड वैल्यू वेलोसिटी निकालेंगे तो बाद में हमको पता लगेगा। मैं अभी बता देता हूँ कि वो अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है बल्ब से निकलने वाले। अब बल्ब का टेम्परेचर एक लिमिटेड होगा, और सन की बात करें तो सन से जो लाइट आ रहा है उसकी वेलोसिटी भी वही होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन सन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है और बल्ब का टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। इसलिए ये बात प्रूव हो जाती है कि जो है सोर्स के टेम्परेचर पे लाइट की वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है। अब देखें अगली बात हम देखें, ड्यू टू चेंजिंग मीडियम attraction repulsion forces act on light, these assumptions do not have any theoretical foundation। अब एक इन्होंने बात बताई थी कि मीडियम चेंज होने पे कार्पेस्यूल्स के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स वर्क करते हैं, लेकिन बाद में प्रैक्टिकली ये देखा कि ये कोई मतलब इसका कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई फैक्ट नहीं जिससे कि इस हैपन को लिया जा सके। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, और एक पॉइंट को आप ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छा होगा कि इन्होंने एक बात बताई थी कि जो कार्पेस्यूल्स का साइज होता है उससे कलर क्या होते हैं अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकते हैं। अलग अलग कलर्स का जो है फॉर्मेशन कार्पेस्यूल्स के साइज के डिफर होने के कारण होता है, लेकिन बाद में ये बात प्रूव हुई कि कलर का जो मैटर है वो साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो वेल्थ पर डिपेंड करता है। तो ये बात भी गलत हो गई। तो ये इतने सारे पॉइंट्स जो थे वो इसके ड्रॉबैक्स थे, और वही ड्रॉबैक्स इस थ्योरी को क्या कर देते हैं, अनसक्सेस कर देते हैं। आई थिंक आपको एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा।